हर चुनाव हमारे देश की समस्याओं का समाधान लेकर आए, देश को और समस्याओं में डालने का काम नहीं करे। मैं तो मानकर चलता हूं कि 2-3 चुनाव तक भारत की प्रमुख समस्याएं सब समाप्त हो जाएं 15 साल के भीतर। 75 साल हो गए हमको, हद से हद 25 साल मान लीजिए। 100 साल में भी अगर हम अपनी समस्याएं नहीं समाप्त कर पाएंगे तो हम पर इतिहास क्या कहेगा? सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, अगर हम 100 साल में अपनी बुनियादी समस्याएं भी समाप्त नहीं कर पाए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर इंसान को सुरक्षा और सेहत की जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पाए, तो इतिहास हमसे क्या कहेगा? बिल्कुल अच्छी बात आपने कहा अमिताभ जी, चर्चा भी इसी बात पे होनी चाहिए। और मैं बता भी यही था कि देखिए, जब बुनियादी ढांचे में विकास करना हम शुरू, अगर हम रैपिड रेल बना रहे हैं, डिफेंस कॉलेज बना रहे हैं, तो उसके द्वारा भी तमाम रोजगार उत्पन्न होते हैं अमिताभ जी। कुछ प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होता है अमिताभ जी, कुछ अप्रत्यक्ष रोजगार होते हैं। वहाँ कोई सप्लाई करता है। कितना रोजगार दे दिया बताइए, कितना रोजगार दे दिया 4 सालों में? 4.5 सालों में कितना रोजगार दे दिया आपने? आपको रोजगार की बात करनी चाहिए थी। आप तो चुनाव के समय हिंदी मुसलमान कर रहे हैं। नाम रोजगार रख दो, बेरोजगारी का नाम बदलकर रोजगार रख दो यार। क्या कहता भारतीय जनता कंप्लीट। अरे युवा बेरोजगार घूम रहा है। अरे निजीकरण की जो तुम्हारी स्कीम है, निजीकरण की वजह से देखो कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे हिंदू मुस्लिम करने की वजह से कितने युवा बेरोजगार हो गए। निजीकरण के कारण कितना इस देश को नुकसान हो रहा है। कितने लोग बेरोजगार होने के सहारे में बैठे हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, सिलेंडर के दाम कहाँ पहुंच गए हैं, अनाज के दाम कहाँ पहुंच गए हैं, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए हैं। इस पर आओ, डिबेट करो, बहस करो। आपका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविंद्र पटेल, हम फिर अपने बुनियादी बात पर लौट कर आते हैं। जिस विषय पर आज शो शुरू किया, मैं उस पर एक टिप्पणी सबकी ले लूं। ये बहस तो फिर चलती रहेगी। सबके चुनाव का मौसम हो तो छोटा भी मुद्दा बड़ा हो जाता है। ये चुनाव की खासियत होती है, इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहो, बच के निकलो साइड से, तो ठीक है। ज्यादा झंझट में पड़ने से कोई लाभ नहीं। मैं फिर बुनियादी बात पर आता हूं। तीसरा, चौथा और पांचवा चरण, उसमें आपको और भाजपा को अकेले मल्ल युद्ध में उतरना है, ठीक? ना इनके पास कोई होगा ना आपके पास कोई होगा। अनुप्रिया पटेल भी नहीं यहां और निषाद भी नहीं यहां, ठीक? यहां जयंत चौधरी का भी कोई खेल नहीं और राजभर का भी कोई खेल नहीं। अब तीसरे, चौथे, पांचवें में, छठे, सातवें में राजभर मिलेंगे, ठीक? तो अब 2 महायोद्धा, 2 बड़े शिविर अपने शक्ति का, पौरुष का प्रदर्शन करेंगे आमने सामने तीसरे, चौथे और पांचवें में। ऐसा लग रहा है कि अब मामला थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप इसे किस तरीके से आप आकलन करते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होंगे, आरएलडी नहीं होगी, महानदल नहीं होगा, राजभर नहीं होगा। चूंकि मैं स्वयं आरएलडी से हूं और आरएलडी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कम ज्यादा हो सकती है। आपका आकलन अगर लड़ी गई सीटों की संख्या पे, सर सुन लीजिए एक सेकंड सर, अगर लड़ी गई सीटों की संख्या से अनुपात लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी लड़ रही है, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नहीं लड़ रही है, इसलिए वो अखिलेश जी अकेले हैं, तो हाँ, हमारा योद्धा अकेला है, हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। मैं अब यहाँ पे काउंटर नहीं करूंगा। मैं जब संपादकीय टिप्पणी मांगूंगा तो बताऊंगा मैंने क्यों बोला अकेले लड़ेंगे। एसएन सिंह साहब, सबसे बड़ा युद्ध का मैदान और सबसे बड़ी लड़ाई तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में, फिर दोनों को सहयोगी मिल जाएंगे छठे, सातवें में। रिमोट दो एसएन सिंह साहब। देखिए, जो चुनाव हो रहा है वो विकास सिर्फ विकास का हो रहा है और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जो प्रदेश का मुखिया है वो ईमानदार है, वो परिवार के लिए नहीं समाज के लिए कार्य कर रहा है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था में हम छठे से दूसरी अर्थव्यवस्था बिना कार्य के तो आ नहीं गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 24वें से दूसरे नंबर पे बिना कार्य के तो हम आ नहीं गए। 2 लाख करोड़ का जो बजट उत्तर प्रदेश का होता था। अरे आप भी तो देखो, आपके साथ दिक्कत क्या है? आप खुद एजेंडा पर नहीं टिकते। आप एक पॉकेट में ये रखते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरे में गजवाए हिंद चला देते हो, तो फिर तो लफड़ा हो जाता है।
काय को डिटेल करते हो, फिर एक ही तरफ हो, या तो इधर इधर इशू बना लो या उधर। ठीक है सचिन रावत, आपसे वही सवाल अब सिर्फ आप प्रैक्टिकल बात करेंगे, अब थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। सचिन रावत प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा, लंबी थ्योरी नहीं। कांग्रेस किस फेज को कंफर्टेबल मान रही है, इसका ये उत्तर मुझे कतई नहीं चाहिए कि नहीं सर हम तो पहले से लेकर आखिरी तक सब जगह जीत रहे हैं, नहीं सॉरी, किस फेज को अपने लिए ज्यादा अनुकूल मान रही है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी की पहली बात तो सपा भाजपा और बसपा किसी से लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था से, उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या से, उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपराध है, लोकतंत्र की शैली यही है। देखिए हमारी लड़ाई तो उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उससे है। अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी आपस में लड़े और वो लड़कर के कहा जाती, वो तो आज 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर। ठीक, प्रियंका जी ने कांग्रेस को प्योर थ्योरी पे लाके डाल दिया, जिसका मुझे नहीं लगता कोई परिणाम आता चुनाव में कम से कम 50-50 तो रखो यार, 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी। प्रियंका जी ऐसा ज्ञान दे गई, टोटल 100% थ्योरी में डाल दे, प्रैक्टिकल में डाल दे, थ्योरी में। अब क्या होगा? बिल्कुल आएगा भैया, हम तो 40-35 साल से देख ही रहे हैं, अब हम तो देख ही रहे हैं बाबू। 35 साल की देखिए पुरानी बातें अब हो गई, अब तो नई। अच्छा प्रियंका जी नई है क्या? महिलाओं की बात है, बाबू की बात है। प्रियंका जी नई नहीं है, विजन नहीं है, नया है। वो पिछले 20 साल से चुनाव लड़ा रही है। विजन में महिला सशक्तिकरण की बात है, विजन में युवाओं के रोजगार की बात है। अच्छा ठीक है, 20 साल से वो महिला को कमजोर करने की लड़ाई लड़ रही थी क्या? ठीक है। मुफ्ती ओसामा, एक लाइन में उत्तर दीजिए, आपकी पार्टी का पश्चिम के 2 चरण निपट गए, आपकी पार्टी का चुनाव में जो हिस्सेदारी थी, जो सक्रियता थी, जो मन था, वो काम पूरा हुआ, या अभी आपको लग रहा है कि नहीं हम आगे के चरणों में भी अपनी कोई उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? जी देखिए, शोषित वंचित जो ये समाज है और जो जिनकी आवाज बैरिस्टर ओवैसी और उनके सहयोगी दल उठा रहे हैं, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमें आगे भी जनता का इसी तरह से प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा, और हम जब 7 चरण कंप्लीट हो जाएंगे तो उस समय हम जब सामने आएंगे तो एक अच्छे योद्धा के रूप में हम बनकर सामने खड़े हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छे से है और आगे भी चुनाव। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कायम रखिए। वो था ना कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, तो माहौल तो बनाए रखिए, बाकी तो ठीक ही ठीक है।